हेलो फ्रेंड्स, ट्रिक्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोक नीति से संबंधित कई सारी बातों का अध्ययन करेंगे। जैसे कि आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि लोक नीति की क्या मीनिंग होती है, इसका क्या अर्थ होता है, क्या परिभाषाएं हैं, इसकी विशेषताएं क्या हैं और इसके क्या मॉडल्स हैं। इसके साथ ही हम यहाँ पर लोक नीति के महत्व और उसके प्रकारों को भी समझेंगे। प्लीज़ दोस्तों, वीडियो में एंड तक बने रहना और यकीन मानिए, अगर आप वीडियो को एंड तक देखेंगे तो हर बार की तरह आपको इस बार भी सारी की सारी बातें वीडियो की समझ में आ जाएगी। बस यही कहूँगा कि वीडियो को आप एंड तक देखना। सबसे पहले बात करते हैं लोक नीति के अर्थ की कि आखिर क्या मीनिंग होती है लोक नीति की, यानी कि पब्लिक पॉलिसी की। जनता की विविध मांगों एवं कठिनाइयों का सामना कर सकने के लिए सरकार को बहुत सी नीतियां बनानी पड़ती हैं, जिन्हें लोक नीतियां कहते हैं। यहाँ तक ठीक है। बहुत ही कम शब्दों में आपको बताया कि लोक नीतियां किसे कहते हैं। सरकार क्या करती है, जो जनता को संतुष्ट करने के लिए, जनता जो भी मांग वगैरह सरकार से करती है उसको पूरा करने के लिए सरकार बहुत सारी नीतियां बनाते हैं, जिसको नॉर्मली लोक नीतियां कहा जाता है। इसे और भी इजी शब्दों में कहा जाए तो आप यूँ कह सकते हैं कि सरकार के द्वारा जनता के लिए जो भी नीतियां बनाई जाती हैं उन्हें लोक नीतियां कहा जाता है। मतलब जनता की भलाई के लिए सरकार द्वारा बनाई गई नीति को हम लोक नीति कहते हैं। तो यहाँ आपने इसका मीनिंग समझ लिया। अब हम इसकी कुछ परिभाषाओं को समझते हैं। चिंता मत कीजिए, काफ़ी डिटेल में समझेंगे, बट अब हम इसकी परिभाषा को देखते हैं। रॉबर्ट आइंस्टाइन के अनुसार सरकारी वर्ग का अपने आसपास की चीज़ों से संबंध लोक नीति कहलाता है। इसके अलावा थॉमस आर डे, या कहीं कहीं पे इन्हें डाई भी कहा जाता है, तो थॉमस आर डे के अनुसार सरकार जो कुछ भी करना चाहे या ना करना चाहे लोक नीति कहलाती है। मतलब सरकार जो कुछ भी करना चाहती है उसको भी लोक नीति कहते हैं, और जो कुछ नहीं करना चाहती उसको भी लोक नीति कहा जाता है इनके अकॉर्डिंग। इसके अलावा कार्ल जे फ्रेडरिक के मतानुसार लोक नीति निश्चित परिवेश के अंतर्गत एक व्यक्ति, समूह अथवा सरकार की क्रियाविधि की प्रस्तावित प्रक्रिया है जो अवसर एवं रुकावटें प्रदान करती है, जिसे नीति एक उद्देश्य की पूर्ति अथवा लक्ष्य की प्राप्ति के प्रयत्न के उपयोग में लाती है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने कुछ परिभाषाओं को देखा। परिभाषाओं को समझना थोड़ा टफ होता है, बट अगर आप इन दो, कम से कम दो परिभाषा को अगर आप रट लेते हैं, याद कर लेते हैं और अपने आंसर में लिखते हैं तो काफ़ी इफेक्टिव आपका आंसर हो सकता है। तो कहूँगा कि आप एटलीस्ट दो विचारकों को याद कर लीजिए। वैसे आपको लोक नीति का मतलब ऑलरेडी समझ में आ चुका है कि सरकार जो भी नीतियाँ बनाती हैं उसे लोक नीति कहते हैं। अब लोक नीति के अर्थ को और अच्छे से समझने के लिए हम इसकी विशेषताओं को पढ़ेंगे, जो कि आपके सिलेबस के लिए भी ज़रूरी है और आपको अगर लोक नीति को समझना है तो उसके लिए भी ज़रूरी है। लोक नीति की पहली विशेषता है कि लोक नीतियाँ लक्ष्य उन्मुख होती हैं। देखो दोस्तों, जो लोक नीति होती है उसका एक लक्ष्य होता है। कोई भी सरकारी विभाग के द्वारा कोई नीति बनाई जा रही है तो उसका एक लक्ष्य होता है, उसका एक उद्देश्य होता है। लोक नीतियाँ सरकारी निकायों एवं सरकारी अधिकारियों द्वारा विकसित की जाती है, यद्यपि गैर सरकारी लोग और अभिकरण भी नीति निर्माण प्रक्रिया पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डाल सकते हैं या उससे प्रभावित कर सकते हैं। देखो दोस्तों, लोक नीति की पब्लिक पॉलिसी की दूसरी विशेषता है कि जो लोक नीतियाँ होती हैं उन्हें सरकारी अधिकारियों के द्वारा या जो सरकारी संस्था है, विभाग है, उसके द्वारा बनाया जाता है। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है कि भले वो सरकार के द्वारा बनाई जाती है लोक नीति, बट लोक नीति को प्रभावित गैर सरकारी संगठन भी करते हैं। जैसे कि एक मानव आयोग अगर कुछ लोक नीतियाँ बना रहा है तो कई सारे एनजीओ हैं जो कि गवर्नमेंट और ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, वो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, गैर सरकारी संगठन है। बट जैसे कि एमनेस्टी इंटरनेशनल हो गया या दूसरे जो गैर सरकारी संगठन हो गए, जैसे कि यूएन हो गया, जो मतलब अलग बहुत सारे जो संगठन हैं, बहुत सारे संगठन बड़े-बड़े लेवल के, आप देखोगे इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि किसी भी देश की सरकारी नीतियों को प्रभावित करते हैं। लोक नीतियाँ वह हैं जो सरकार वास्तव में करती है, बजाय इसके कि सरकारें क्या करना चाहती हैं। देखो दोस्तों, सरकार कहती है कि हमें ये काम करना है या हम ये करना चाहते हैं, हम विकास करना चाहते हैं, तो चाहना अलग होता है और करना अलग। तो वास्तव में सरकार जो कुछ भी करती है वो लोक नीति ही होती है। सरकार जो भी नियम वगैरह बना रही है, जनता की भलाई के लिए, कल्याण के लिए बहुत सारे जो कार्य कर रही है, वो लोक नीति ही होती है।
इसके अलावा लोक नीति की एक विशेषता है कि लोक नीति स्वरूप में या तो सकारात्मक हो सकती है या नकारात्मक। देखो दोस्तों, सकारात्मक का मतलब है यहाँ पर कि मान लो कोई डिसीजन लिया जाना है, जैसे कि क्राइम बढ़ रहे हैं, तो क्राइम को रोकने के लिए सरकार को कुछ नीतियां बनानी है, सरकार को कार्यवाही करनी है, और अगर सरकार कार्यवाही करती है तो हम कहेंगे जो नीति है वो सकारात्मक है, सकारात्मक नीति लोक नीति अपनाई गई है। लेकिन सरकार कोई डिसीजन ही ना ले तो नकारात्मक लोक नीति होती है। तो लोक नीतियां स्वरूप में सकारात्मक भी हो सकती हैं जब सरकार कार्यवाही करती है, और जब सरकार कुछ कार्यवाही ना करे, मतलब लोक नीति को फॉलो ना करे या लोक नीति ना बनाए, तो उसे नकारात्मक भी कह सकते हैं। इसके अलावा लोक नीति की विशेषता है कि लोक नीति अपने सकारात्मक स्वरूप में नियमों पर आधारित होती है। मतलब जब सही मायने में एक लोक नीति को लागू किया जाता है, कार्यवाही सरकार के द्वारा की जाती है, तो जो लोक नीति होती है वो नियमों पर आधारित होती है, और इसलिए यह प्राधिकारिक होती है। इसके पीछे कानूनी स्वीकृति होती है और इसलिए नागरिकों पर बाध्यकारी होती है। देखो, अब सरकार ने कोरोना महामारी से निपटने के लिए कुछ गाइडलाइंस वगैरह जारी की, तो उसे मानना अनिवार्य होगा हम सभी लोगों के लिए। क्यों? क्योंकि वो लीगल है, वो सरकार के द्वारा बनाई गई है, वो सरकारी अधिकारियों के द्वारा बनाई गई है, और वो सकारात्मक नियम है, तो उसे फॉलो सभी को करना पड़ेगा। नागरिकों पर वो नीति बाध्यकारी होती है। तो इस तरह लोक नीति की एक प्रमुख विशेषता है कि जो लोक नीति होती है वो नियमों पर आधारित होती है, और उसे कानून की स्वीकृति भी होती है, कानून के द्वारा उसे स्वीकार किया जाता है। वैसे भी अगर कोई मान लो लोक नीति है जो कानून का उल्लंघन करे, तो जाहिर सी बात है अदालत उसे क्या कर देगी, निरस्त कर देगी, उस नीति को खत्म कर देगी। तो लोक नीतियां हमेशा ही कानून द्वारा स्वीकृत होती हैं। इसके अलावा लोक नीति की एक विशेषता है कि लोक नीति जो होती हैं वो लोक हित पर आधारित होती हैं। मतलब लोक नीति के द्वारा जनता का कल्याण किया जाता है। लोक नीतियां जनता की भलाई के लिए बनाई जाती हैं। इसके अलावा लोक नीति की एक विशेषता है कि लोक नीति जटिल प्रक्रिया का परिणाम होती है। मतलब जब लोक नीति को बनाया जाता है, जब लोक नीति बनकर तैयार होती है, तो लोक नीति एक आसान प्रक्रिया से नहीं बनती, एक जटिल प्रक्रिया से बनकर तैयार होती है। कई सारे तत्व शामिल होते हैं लोक नीति को बनाने में, एक लंबी प्रक्रिया चलती है, कई सारी चीज़ें लोक नीति को प्रभावित करती हैं। समाज कैसा है, राजनीतिक स्थिति कैसी है, संस्थाएं कैसी हैं, कई सारी चीज़ें प्रभावित करती हैं, और एक जटिल प्रक्रिया होती है बनाने की। तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स तरीका होता है लोक नीति को बनाने का, और तब जाकर लोक नीति तैयार होती है। दिशा निर्देश रेखांकित करना। अब देखो, लोक नीति की एक प्रमुख विशेषता है कि लोक नीति क्या करती है, दिशा निर्देश को भी रेखांकित करती है। लोक नीति में ये साफ साफ मतलब तय होता है कि किस तरह से नीति को लागू किया जाना है। लोक नीति का मतलब ये नहीं है कि एक कागज पर हमने लोक नीति को बनाकर छोड़ दिया। लोक नीति में ये सारी चीज़ें भी शामिल होती हैं कि लोक नीति को बनाने के बाद किस तरह से उसे लागू किया जाएगा, क्या क्या नियम फॉलो किए जाएंगे, क्या क्या दिशा निर्देश हैं, डायरेक्शन क्या क्या, ये सारी चीज़ें उसमें शामिल होती है। इसके अलावा भविष्योन्मुख, मतलब लोक नीति जो होती है वो भविष्योन्मुख होती है, भविष्य को ध्यान में रखकर बनाई जाती है। भविष्य में कई बार परिवर्तन हो सकता है, परिस्थितियां बदल सकती हैं, इसको भी ध्यान में रखा जाता है लोक नीति बनाते समय। और लोक नीति का जब मतलब लोक नीति में समय के अनुसार फिर परिवर्तन भी होता है, तो भविष्य उन्मुख होती है। भविष्य में जो जो बदलाव होते हैं उसी के अकॉर्डिंग लोक नीति में भी बदलाव किया जाता है। जैसे कि सरकार फ्री में राशन बांट रही है, ये लोक नीति सरकार ने बनाई। बट जैसे जैसे गरीबी कम होती जा रही है, लोग जैसे जैसे मतलब लोग संपन्न हो रहे हैं, सरकार अपने हाथ खींच रही है कल्याणकारी कार्यों से, या पॉल्यूशन से संबंधित कोई लोक नीति बनाई गई है। अगर पॉल्यूशन में कमी आ रही है तो सरकार नीतियों में तुरंत परिवर्तन भी कर लेती है, जो प्रतिबंध होते हैं बड़े बड़े उद्योगों पर उसे हटा भी लेती है। तो कई सारी चीज़ें होती हैं, बट यहाँ पर ध्यान रखना कि लोक नीति निर्माण एक भविष्य को देख कर किया जाता है, भविष्य को भी ध्यान में रखा जाता है कि भविष्य में अगर परिवर्तन होगा तो इसमें चेंज हो सकता है। इसके अलावा एक प्रमुख विशेषता है विभिन्न निकायों एवं प्राधिकरणों का योगदान। लोक नीति को बनाते समय अलग अलग निकायों, अलग अलग संस्थाएं शामिल होती हैं, केवल एक संस्था शामिल नहीं होती। जैसे कि विधायक शामिल होते हैं, मतलब विधायिका होती है, प्रशासक वर्ग होता है। अगर विधायक की बात करें, विधायक होते हैं, और राजनीतिक दल शामिल होते हैं, हित समूह होते हैं, कई सारे इंटरेस्ट ग्रुप वगैरह होते हैं, न्यायबुद्ध, कई सारे जो न्यायाधीश वगैरह होते हैं, उनके भी विचारों से प्रभावित होती हैं लोक नीतियाँ। तो लोक नीतियों में बहुत सारे संस्थाओं और बहुत सारे लोगों का योगदान होता है इसे बनाने में। बहुत सारे
प्रशासक होते हैं, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ वगैरह कई सारी मांग करती हैं, तो उनको भी ध्यान में रखकर लोक नीतियाँ बनाई जाती हैं। कई बार किसान जैसे जो इंटरेस्ट ग्रुप हैं, हित समूह हैं, वो सरकार पर दबाव डालते हैं, तो सरकार उनकी भी मांगों को लोक नीतियों में शामिल करती है। तो बहुत सारे लोगों का इसमें योगदान होता है। यहाँ पर हमने जो विशेषताएं हैं उसको हल्का हल्का पढ़ा है। हल्का हल्का मतलब है समझा अच्छे से। यहाँ पे पॉइंट पॉइंट में मैंने आपको सभी बातें आसानी से समझा दी हैं और इतना इनफ होता है। अगर आप चाहें तो समझकर आप इसे और भी बड़ा करके एग्जाम में लिख सकते हैं। संक्षेप में लोक नीतियों की सार्थकता उनके कार्यान्वयन में है। नीति निर्माण की प्रक्रिया समाज में निरंतर चलती रहती है। परिवर्तित परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में नीतियों को भी बदलना पड़ता है। जैसे जैसे परिस्थितियां बदलती हैं तो नीतियों में भी बदलाव करना पड़ता है। और जो नीति है दोस्तों वो कितनी अच्छी है, कितनी सार्थक है, वो तभी डिसाइड होता है जब उसको सही मायने में लागू किया जाए। अगर कोई नीति बनाई गई है, मान लो बहुत सारी नीतियां बनाई गई कि पॉल्यूशन को कम करना है, अब लागू नहीं किया गया सही से, तो जाहिर सी बात है वो लोक नीति ज़्यादा सही साबित नहीं हो पाएगी। तो सार्थकता कब डिसाइड होती है? जब वो सही मायने में कार्यान्वित की जाए। लोक नीति बनाते समय इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि कम से कम राशि खर्च कर ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लोगों तक पहुंचाया जाए। अतः लोक नीति बनाते समय इसके परिमाणात्मक नहीं बल्कि गुणात्मक पहलू का विशेष ध्यान रखा जाता है। देखो दोस्तों, एक बात ध्यान रखी जाती है कि कम से कम खर्च लागत पर अधिक से अधिक लाभ प्राप्त किया जा सके, ऐसी लोक नीति बनाई जानी चाहिए। और यहाँ पर आप एक बात और समझ लो, यहाँ पर जब कभी भी लोक नीति बनाई जाती है, लोक नीतियाँ जनता के कल्याण के लिए होती हैं, तो हमेशा फोकस किया जाता है कि जो कल्याण है, जो फ़ायदा है लोगों का, वो ज़्यादा हो। ये नहीं कि सरकार को फ़ायदा हो, सरकार को नहीं, लोगों को ज़्यादा फ़ायदा होना चाहिए। सरकार का खर्च कितना भी हो जाए, बट लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होना चाहिए, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिलना चाहिए। सही मायने में तो लोगों के लिए ही या समाज के लिए ही तो वो नीतियाँ बनाई जाती हैं। तो गुणात्मक जो पहलू है उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो यहाँ तक हमने लोक नीति को और लोक नीति की विशेषताओं को, डेफिनेशंस को काफ़ी अच्छे से समझ लिया है। सारी बातें आपको यहाँ तक क्लियर होंगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लोक नीति के प्रकारों की, टाइप्स ऑफ पब्लिक पॉलिसी। लोक नीति का जो पहला प्रकार है वो है तात्विक या सारगत नीतियाँ, सब्सटेंटिव पॉलिसीज़। ठीक है, या तो आप तात्विक नीतियाँ कह सकते हैं या सारगत नीतियाँ कह सकते हैं। ऐसी नीतियों का उद्भव संविधान से अथवा समाज की आवश्यकता से होता है। ये नीतियाँ किसी वर्ग विशेष से संबंधित न होकर पूरे समाज के विकास से संबंधित होती हैं। शिक्षा का प्रबंध, रोजगार के अवसर उत्पन्न करना, कानून और व्यवस्था बनाए रखना, प्रति प्रदूषण विधान आदि, विधान मतलब नियम आदि कुछ ऐसी ही नीतियाँ हैं। देखो दोस्तों, तात्विक नीतियाँ जो होती हैं, तात्विक या सारगत जो नीतियाँ होती हैं, वो पूरे समाज की भलाई के लिए बनाई जाती हैं। जैसे कि शिक्षा का प्रबंध करना, मतलब सरकार ने सरकारी स्कूल खोले हैं तो सरकारी स्कूलों में कोई भी जाकर एडमिशन लेकर स्टडी या पढ़ाई कर सकता है, तो वो पूरे समाज की भलाई के लिए है। रोजगार उत्पन्न करना, सभी के लिए रोजगार उत्पन्न करना, कानून व्यवस्था बनाए रखना। तो सरकार की जब ऐसी नीतियों को फॉलो करती है जिसमें सभी लोगों की भलाई के लिए, सभी लोगों के लिए नियम वगैरह या नीतियाँ बनाई जाती हैं पूरे समाज के लिए, तो उसको हम कहते हैं कि वो तात्विक नीतियाँ हैं। लोक नीति का जो दूसरा प्रकार है वो है नियंत्रक नीतियाँ, रेगुलेटरी पॉलिसीज़। नियंत्रक नीतियों का संबंध व्यापार, व्यवसाय, सुरक्षा उपाय, जन उपयोगी सेवाओं आदि के नियंत्रण से है। इस प्रकार के नियंत्रण सरकार की ओर से काम करने वाली स्वायत्तशाही संस्थाएं करती हैं, जैसे भारतीय रिजर्व बैंक, निर्वाचन आयोग, राज्य यातायात निगम आदि संस्थाएं नियंत्रक क्रियाओं से जुड़ी हुई हैं। देखो दोस्तों, नियंत्रक नीतियाँ नियंत्रण रखने के लिए, जैसे कि व्यापार वगैरह है तो उससे संबंधित सरकार नियम बना रही है, ठीक है, नीतियाँ बना रही है। सुरक्षा उपाय संबंधित कुछ नीतियाँ बना रही है। और बहुत सारे जो रेगुलेटरी, जैसे कि नियंत्रण रखने से संबंधित जो भी नीतियाँ बनाई जाती हैं, जैसे कि जो बैंक है वो भारत सरकार में, मतलब भारत में जो महंगाई बढ़ रही है उसको नियंत्रित रखने के लिए कई सारी नीतियाँ बनाता है ना। आरबीआई के द्वारा कई सारी नीतियाँ बनाई जाती हैं ताकि महंगाई को कम किया जा सके।
निर्वाचन आयोग के द्वारा कई सारे मतलब नियम बनाए जाते हैं ताकि भ्रष्टाचार वगैरह रोका जा सके इलेक्शंस वगैरह में। तो नियंत्रण रखने से संबंधित कुछ नीतियां बनाई जाती हैं, नियम वगैरह बनाए जाते हैं, जिनको नियंत्रक नीतियां या रेगुलेटरी पॉलिसीज कहा जाता है। इसके अलावा वितरक नीतियां, डिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसीज। वितरक नीतियां समाज के विशिष्ट वर्गों के लिए होती हैं। यह लोक कल्याण अथवा स्वास्थ्य सेवाओं आदि के क्षेत्र में हो सकती हैं। इनमें मुख्यतः सारे लोक सहायता एवं कल्याण कार्यक्रम शामिल होते हैं। वितरक नीतियों के कुछ उदाहरण हैं: समेकित बाल विकास सेवाएं, इंदिरा महिला योजना, पोषाहार प्रदर्शन कार्यक्रम आदि। दोस्तों, जो ये वितरक नीतियां होती हैं, ये एक तरह से समझ लो जो गरीबी मिटाने जैसे कार्यक्रम हो गए, स्वास्थ्य सेवाएं वगैरह हो गई, इनके लिए मुख्य रूप से ये कार्य करती हैं। जैसे कि जो मतलब जो बच्चे हैं उनके विकास के लिए सेवाएं उन्हें प्रदान करना, विकास के लिए योजना बनाना, पोषाहार प्रदर्शन कार्यक्रम यानी कि स्वास्थ्य को बच्चों के ऊपर उठाना, लोगों को एक पौष्टिक आहार मिल सके, बच्चों को, कम उम्र के लोगों को, इसकी व्यवस्था करना, स्कूलों में खाना दिया जाना। ये सारी जो नीतियां हैं, ये वितरक नीतियां आती हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसीज आती हैं। सिंपल है, जो वितरक नीतियां होती हैं वो लोक कल्याण यानी कि जनता की भलाई के लिए और स्पेशली स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में ज़्यादा ये नज़र आती हैं। इसके अलावा पुनः वितरक नीतियां, रीडिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसीज। पुनः वितरक नीतियों का संबंध नीतियों की पुनः व्यवस्था से है, जो मूल सामाजिक आर्थिक परिवर्तन लाने से संबंधित होती है। कुछ कल्याण सेवाओं का वितरण समाज के विशिष्ट वर्गों से बेमेल होता है, अतः ऐसी सेवाओं को पुनः वितरक नीतियों द्वारा सीमित किया जाता है। देखो दोस्तों, अब पुनः वितरक नीतियां जैसे कि अब समाज का एक जो तबका होता है वो बहुत नीचे है या बहुत ज़्यादा गरीब है, तो उसको स्पेशली उसके लिए नीतियां बनाई जाती हैं। जैसे कि मान लो अब समाज में अगर हम राशन की बात करें, तो समाज में सभी लोग ऐसे तो नहीं जिन्हें राशन की फ्री में आवश्यकता हो, बट कुछ ऐसा तबका हो सकता है, वर्ग हो सकता है जो बहुत ज़्यादा गरीब हो, वो खुद कुछ भी मतलब खरीदने में बिल्कुल असफल हो, तो उसको सहायता देना, उसको कुछ उस कल्याणकारी नीतियों के तहत उसको कुछ चीज़ें उपलब्ध करवाना, ये पुनः वितरक नीतियों इसके लिए पुनः वितरक नीतियां अपनाई जाती हैं। जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर वर्ग होता है, स्पेशली उनके लिए ये नीतियाँ होती हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने तात्विक नीतियों को देखा, नियंत्रक नीतियों को देखा, वितरक नीतियों और पुनः वितरक नीतियाँ। ये लोक नीति के प्रमुख प्रकार थे, और भी हो सकते हैं, दूसरी बुक्स वगैरह में कोई दूसरा भी प्रकार हो सकता है, बट घबराना नहीं है। यहाँ पर जो ये 4 प्रकार दिए हैं बिल्कुल सही हैं। आप ये लिख कर आएंगे तो कोई भी आपको गलत नहीं कह सकता, ठीक है, बिल्कुल सही है। आई होप आपको यहाँ पे लोक नीति के प्रकार समझ में आ गए होंगे। अब हम बात करते हैं लोक नीति के महत्व की, कि आखिर इसका क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है पब्लिक पॉलिसी की। लोक नीति के अध्ययन से हमें इसके सृजन, विकास तथा परिणाम के विषय में जानकारी मिलती है, जिससे हमारी राजनीति व्यवस्था व समाज के विषय में समझ विकसित होती है। दोस्तों, एक फ़ायदा ये है लोक नीति का, या इसका एक महत्व ये है कि लोक नीति के निर्माण से जो जनता होती है, उसको लोक नीति की प्रक्रिया वगैरह के बारे में जानकारी मिलती है। जो राजनीतिक व्यवस्था होती है उसके बारे में लोगों को जानकारी मिलती है, समझ लोग विकसित कर पाते हैं। जो समाज में जो चीज़ें चल रही होती हैं उसके बारे में लोगों को जानकारी मिलती है, तो इससे जागरूकता फैलती है। तो पहला फ़ायदा या महत्व लोक नीति का ये है। लोक नीति का राजनीतिक तौर पर बहुत महत्व होता है। किसी राज्य के लक्ष्य प्राप्ति के लिए लोक नीति का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। देखो दोस्तों, अगर किसी भी राज्य को, किसी भी सरकार को लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो उसे लोक नीतियाँ बनानी आवश्यक होती हैं। क्योंकि लोक नीतियाँ बनाने से, देखो, नीतियाँ बनाने से एक तरह से प्लानिंग करके नीतियाँ वगैरह बनाई जाती हैं, तो इससे क्या होता है, जो लक्ष्य या जो गोल होता है वो प्राप्त करना काफ़ी आसान हो जाता है। इसके अलावा लोक नीति प्राथमिक तौर पर जनता तथा उनके समस्याओं से संबंधित होता है, तथा लोक नीति के माध्यम से इन समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया जाता है। इसके अलावा एक बहुत ज़्यादा महत्व ये है लोक नीति का, कि लोक नीतियों से ही तो जनता की भलाई होती है, जनता का कल्याण होता है। स्वास्थ्य से संबंधित क्षेत्र में लोक नीतियाँ बनाई जाती हैं, लोगों को शिक्षा देने के क्षेत्र में या कई सारे क्षेत्रों में लोक नीतियों का निर्माण किया जाता है। और कई सारी समस्याओं से निपटने के लिए, जैसे कि कई सारी महामारी से निपटने के लिए, या
कई सारे पेंडेमिक वगैरह आ जाते हैं, जैसे कि अब पॉल्यूशन बढ़ रहा है या दूसरी जो महामारियां हैं आ रही हैं, तो इनसे निपटने के लिए भी लोक नीतियाँ वगैरह बनाई जाती हैं, लोगों को जागरूक किया जाता है, या सरकार बहुत सारी मतलब पैसा खर्च कर कर लोगों तक सामान वगैरह उपलब्ध कराती है, बहुत सारी चीज़ें करती है जिससे कि लोगों की समस्याएं हल होती हैं। तो लोक नीति एक समस्याओं को हल करने का एक अच्छा माध्यम है, समाधान किया जाता है लोगों की समस्याओं का इसके द्वारा। तो लोक नीति का एक अलग ही ज़्यादा यहाँ पर बहुत ज़्यादा महत्व है। इसके साथ ही लोक नीति का उद्देश्य ऐसी नीतियों का निर्माण करना है जिससे समाज में लोगों के जीवन स्तर में वृद्धि व विकास हो। वही बात है लगभग कि जो लोक नीतियाँ होती हैं, वो उनका उद्देश्य क्या होता है कि जो हमारी जनता है, जो समाज है, समाज के जो लोग हैं, उसका विकास हो सके, जीवन स्तर में लोगों के सुधार आए, लोगों के जीवन स्तर में वृद्धि हो, लोगों का कल्याण हो, विकास हो, इसलिए भी इसका एक महत्व है। देश के विकास में लोक नीति की भूमिका किसी देश के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए सुनियोजित लोक नीति का होना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके अलावा दोस्तों देश के विकास में लोक नीति का एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है, एक बहुत बड़ी भूमिका होती है। और इसी बात से हम समझ सकते हैं लोक नीति की इम्पोर्टेंस को, कि किसी भी देश के विकास में लोक नीति का एक अहम भूमिका होती है, एक अहम स्थान होता है। अगर हम देखना चाहें जिस देश की लोक नीति जितनी ज़्यादा अच्छी होती है, वो देश उतना ही ज़्यादा विकसित होता है, उतना ही ज़्यादा वो देश विकासशील होता है। जैसे कि अगर हम कनाडा वगैरह की लोक नीतियाँ देखें, दूसरे जो देश हैं वहाँ की लोक नीतियाँ देखें, तो इनकी नीतियों में शिक्षा और स्वास्थ्य को बिल्कुल प्रमुख रखा जाता है। सरकार ये सारी चीज़ें अपने हाथ में ले लेती है और बहुत ही अच्छे तरीके से लोगों तक नीतियाँ पहुँचा मतलब लोगों तक जो सुविधाएं होती हैं वो पहुँचाई जाती हैं। और इससे क्या होता है, लोगों में जागरूकता आती है, लोग पढ़े लिखे बनते हैं, शिक्षा का प्रसार होता है, स्वास्थ्य अच्छा होता है। और जब लोगों का स्वास्थ्य अच्छा होगा, लोग पढ़े लिखे होंगे, लोग समझदार होंगे, तो देश भी विकास करेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं कि देश के विकास में लोक नीति की एक अहम भूमिका होती है। तो यहाँ पर हमने बहुत ही कम समय में लोक नीति के महत्व को समझा। देखो दोस्तों टॉपिक बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, समझने वाला टॉपिक है ये मानता हूँ मैं, बट बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। कम शब्दों में भी आप काफ़ी ज़्यादा समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ तक हमने इसके महत्व को अच्छे से समझ लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि लोक नीति का क्या मॉडल है। दोस्तों लोक नीति के कई सारे मॉडल्स हैं, उनको वन बाय वन एक एक करके हम सभी मॉडल्स को एक बार देख लेते हैं। लोक नीति का पहला मॉडल है संस्थागत मॉडल, इंस्टीट्यूशनल मॉडल। लोक नीति और राजनीतिक संस्थान एक दूसरे से गहन रूप से संबंधित होते हैं। सभी राजनीतिक गतिविधियां राजनीतिक संस्थानों जैसे राष्ट्रपति, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, नौकरशाही, शहरी व ग्रामीण सरकारी संस्थाओं के द्वारा की जाती हैं तथा इन लोक नीतियों का निर्माण और निष्पादन भी सरकारी संस्थाओं द्वारा ही किया जाता है। अब देखो ये जो संस्थागत मॉडल है वो कहता है कि जो लोक नीति है ना, जो पब्लिक पॉलिसी है, और जो राजनीतिक संस्थाएं हैं, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, राजनीतिक संस्थाएं हैं, वो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं बहुत ही ज़्यादा गहराई से। ये मॉडल कहता है कि जो लोक नीति है, जो राजनीतिक संस्थाएं हैं, वो दोनों क्या हैं, एक दूसरे से संबंधित हैं। कैसे? ये कह रहा है कि जो राजनीतिक गतिविधियां होती, जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे कि राष्ट्रपति जो भी काम करता है वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ है, कार्यपालिका के द्वारा यानी कि जो मंत्रिमंडल वगैरह है जो भी काम करता है, भाई सही बात है, वो क्या है, पॉलिटिकल एक्टिविटी से राजनीतिक गतिविधियां हैं। तो विधायिका, न्यायपालिका, नौकरशाही में जो एडमिनिस्ट्रेटर वगैरह होते हैं वो, और जो छोटी जो सरकारें होती हैं, लोकल गवर्नमेंट्स जो होती हैं, एमसीडी वगैरह, वो हो गई। तो ये सारी संस्थाएं राजनीतिक गतिविधियां करती हैं, ठीक है, और यही संस्थाएं तो लोक नीतियां बनाती हैं और उन्हें लागू करती हैं। तो इस तरह यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये जो राजनीतिक गतिविधियां हैं, राजनीतिक जो संस्थाएं हैं, वो और लोक नीति दोनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा संबंधित हैं, ठीक है। लोक नीति और सरकारी संस्थाओं के बीच बहुत ज़्यादा करीबी संबंध होते हैं। अब ये जो संस्थागत मॉडल है ये कहता है कि लोक नीति, पब्लिक पॉलिसी, और जो सरकारी संस्थाएं होती हैं वो दोनों एक दूसरे से करीबी रूप से जुड़ी होती हैं। क्यों? कैसे? देखो दोस्तों, जो सरकारी संस्थाएं होती हैं वही तो लोक नीति बनाती हैं, और सही बात है, तो जुड़ा ही है ना दोनों। लोक नीति और सरकारी संस्थाएं एक दूसरे से करीबी रूप से संबंधित हैं, क्योंकि सरकारी संस्थाओं के द्वारा ही तो लोक नीति तैयार की जाती हैं। सरकारी संस्थाएं या संस्थान लोक नीति को तीन विशिष्ट विशेषताएं प्रदान करते हैं: वैधता, सार्वभौमिकता और बल प्रयोग। देखो दोस्तों,
लोक नीतियाँ सरकारी संस्थाओं के द्वारा बनाई जाती हैं, जो सरकारी विभाग वगैरह होता है उसके द्वारा बनाई जाती हैं, ठीक है। अब लोक नीतियाँ जब सरकारी संस्थाओं के द्वारा बनाई जाती हैं तो पता है लोक नीति को 3 विशेषताएं प्राप्त होती हैं। क्या? पहला है वैधता, क्योंकि सरकारी विभाग बना रहा है, सरकारी अधिकारी बनाते हैं, इससे क्या होता है कि लोक नीति को वैधता प्रदान प्राप्त होती है कि लोक नीति क्या है, लीगल है। इसके अलावा सार्वभौमिकता, वो सभी के ऊपर लागू होगी। इसके अलावा बल प्रयोग, अगर लोक नीति को कोई नहीं मानेगा तो बल का प्रयोग किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि उसे सरकार ने बनाया है इसलिए। तो जब सरकार नीतियों को बनाती है, सरकारी संस्थाएं बनाती हैं, तो 3 विशेषताएं लोक नीति को प्राप्त होती है। वैधता यानी कि लीगल लेजिटिमेसी, सार्वभौमिकता यानी कि वो सब पर लागू होगी, और बल का प्रयोग यानी कि सरकार फोर्स का प्रयोग कर कर भी लोक नीति को लागू कर सकती है, वो सभी के लिए है, ठीक है। सिंपल था। पहला जो मॉडल है वो है संस्थागत मॉडल, यानी कि संस्थागत मॉडल कहता है कि जो सरकारी संस्थाएं हैं और जो राजनीतिक संस्थाएं हैं वो लोक नीति से बहुत ही ज़्यादा गहराई से जुड़ी हुई हैं, क्योंकि वही तो लोक नीतियाँ बनाती हैं। और लोक नीतियाँ जब सरकार बनाती है तो इसी कारण से लोक नीति वैध होती है, यानी कि लीगल होती है, और वो सबके लिए होती है, और उसको लागू कराने के लिए सरकार फोर्स का यानी कि बल का प्रयोग कर सकती है, पुलिस बल का प्रयोग कर सकती है। इसके अलावा लोक नीति निर्माण का तर्क संगत मॉडल, रैशनल मॉडल। थॉमस डाई के अनुसार एक तर्क संगत नीति वह है जिसमें कि अधिकतम सामाजिक लाभ प्राप्त होता है, अर्थात सरकारों को समाज के प्रति ऐसी नीतियों का चयन करना चाहिए जो कि लागत से कहीं अधिक लाभ प्रदान करती हों, एवं सरकारों को लाभ से अधिक लागत वाली नीतियों से बचने का प्रयास करना चाहिए। देखिए दोस्तों, जो दूसरा जो मॉडल है, अगला जो मॉडल है वो है तर्क संगत मॉडल, रैशनल मॉडल। रैशनल का मैंने एक बार मतलब समझाया था कि काफ़ी सूझबूझ से बनाया गया, काफ़ी दिमागी मॉडल है ये लोक नीति निर्माण का। ये मॉडल, इसमें मुख्य रूप से थॉमस डाई है मुख्य। वो कहते हैं कि एक तर्क संगत, एक जो रैशनल मॉडल होता है उसका मतलब है कि आप ऐसी नीतियाँ बना रहे हो जिसमें लागत बहुत कम आती है और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ आपको प्राप्त होता है। मतलब जो सरकार है, सरकार को लाभ ज़्यादा प्राप्त होता है, सामाजिक लाभ, जनता को भी ज़्यादा लाभ प्राप्त होता है, और उसमें लागत बहुत ही कम आए। ये एक तर्कसंगत नीति होती है। इस मॉडल में कहा जाता है कि सरकार को ऐसी नीतियां बनाने से बचना चाहिए जिसमें ज़्यादा लागत लग रही हो। ज़्यादा लागत लगने वाली नीतियां सरकार को नहीं बनानी चाहिए। ऐसी नीतियां बनानी चाहिए जिसमें कम लागत लगे और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त हो। इसी को कहते हैं तर्कसंगत मॉडल। इस तरह एक तर्कसंगत नीति वह नीति है जो लागत की तुलना में अधिकतम लाभ देती है। तो यही है कि जो तर्कसंगत जो नीति है वो यही है, लागत से ज़्यादा ये क्या देती है, लाभ। कम लागत हो, ज़्यादा लाभ हो। तो यहाँ हमने तर्कसंगत मॉडल को समझ लिया। अब हम अगले मॉडल की बात करते हैं जो कि है अभिजात मॉडल, एलीट मॉडल। इस मॉडल में लोक नीति अभिजात वर्ग की प्राथमिकताओं और मूल्यों का परिणाम होती हैं। यह अभिजात वर्ग के हितों को दर्शाता है तथा नीतियों के माध्यम से उनके लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करता है। देखिए दोस्तों, अभिजात मॉडल साफ साफ आपको पता चल रहा है यहाँ पर अभिजात का मतलब होता है अमीर लोग, ठीक है, जो बहुत लंबे समय से अमीर हैं, अभिजात हैं, बहुत कुलीन वर्ग के जो लोग होते हैं वो, ठीक है। तो ये जो एलीट मॉडल है वो क्या करता है, जो अमीर वर्ग होता है, जो अभिजात वर्ग होता है, उसका प्रभुत्व होता है इसमें। जो भी नीतियाँ, जहाँ पर अभिजात मॉडल लागू होता है ना, वहाँ पर जितनी भी लोक नीतियाँ वगैरह बनाई जाती हैं वो किसके लिए बनाई जाती हैं, उसमें मेनली जो फ़ायदा होता है वो अभिजात वर्ग के लोगों का होता है। जो अभिजात वर्ग की जो प्रायोरिटीज़ होती हैं, प्राथमिकताएँ होती हैं, उन्हें जो नीतियाँ चाहिए होती हैं, उन्हीं नीतियों को लोक नीति में पहले शामिल किया जाता है। तो आप यहाँ साफ तौर पर कह सकते हैं कि एलीट मॉडल में, अभिजात मॉडल में जो अभिजात लोग होते हैं, अमीर वर्ग के जो लोग होते हैं, उनकी इच्छाओं को पूरा करने का प्रयास किया जाता है। उनके जो लक्ष्य हैं, उनकी जो प्राथमिकताएं हैं, उसको पूरा करने का प्रयास किया जाता है। जो पूरा का पूरा जो सरकार होती है, जो पूरी संस्थाएं होती हैं, वो जो अमीर वर्ग होता है, अभिजात वर्ग के लोग होते हैं, उनकी इच्छाओं को पूरा करने में लग जाती हैं। थॉमस डाई की कहते हैं कि कुलीन मॉडल से, यानी कि अभिजात मॉडल से पता चलता है कि लोग मुख्य तौर पर लोक नीति के बारे में उदासीन व गलत ज्ञान रखते हैं।
इस प्रकार से लोक नीति वास्तव में अभिजात वर्ग की प्राथमिकताएं बन जाती हैं। लोक अधिकारी एवं प्रशासक केवल अभिजात वर्ग द्वारा तय की गई नीतियों को पूरा करते हैं। देखो दोस्तों, जो थॉमस डाई हैं वो ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि लोक नीति के प्रति लोग उदासीन हैं या गलत ज्ञान रखते हैं। वो इसलिए कह रहे हैं कि जो आम लोग होते हैं, अगर उन्हें लोक नीति के बारे में सही जानकारी होगी तो वो सरकार से मांग करेंगे कि हमारे पक्ष में नीतियाँ बनाओ, सभी के लिए एक समान नीतियाँ बनाओ। लेकिन जो अभिजात मॉडल है उसमें लोक नीतियाँ अभिजात वर्ग की इच्छाओं पर आधारित होती हैं, जिसमें गरीब लोगों के साथ गलत होता है। तो इसीलिए उन्होंने लोगों को उदासीन कहा है लोक नीति के प्रति। और अभिजात मॉडल मैंने आपको समझा ही दिया पूरी तरह। अगर थोड़ा और बताऊं, जो अब जहाँ पर अभिजात मॉडल लागू होता है वहाँ पर जो लोक नीति निर्माता होते हैं वो अभिजात वर्ग से ही आते हैं। मतलब जो अभिजात वर्ग के लोग होते हैं वही लोग लगभग नीतियाँ बनाते हैं। पूरा जो मैकेनिज्म होता है उस पर उन्हीं का राज चलता है। दोस्तों, यहाँ तक हमने अभिजात मॉडल को समझ लिया। अब हम बात करते हैं अभिवृद्धिशील मॉडल की, इंक्रीमेंटल मॉडल। इस मॉडल को चार्ल्स लिंड ब्लूम ने पेश किया था। यह मॉडल निर्णय लेने के तर्कसंगत मॉडल की आलोचना के रूप में विकसित हुआ था। उन्होंने तर्क दिया, यानी कि जो चार्ल्स लिंड ब्लूम थे उन्होंने तर्क दिया कि लोक नीति निर्माताओं को प्रशासनिक प्रणाली में मौजूदा व प्रस्तावित नीतियों के बारे में निर्णय लेते समय जटिल सामाजिक मांगों, समय का अभाव, ढांचागत सीमाओं, वित्तीय यानी कि पैसे से संबंधित बाधाओं जैसे कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है। अभिवृद्धिशील मॉडल एक सही तर्कसंगत निर्णय लेने की प्रक्रिया की सीमाओं और यथार्थवादी बाधाओं की पहचान करता है तथा नीति निर्माताओं को निर्णय लेने के लिए अधिक व्यापक व व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाने में सहायता करता है। देखो दोस्तों, ये जो मॉडल था अभिवृद्धिशील मॉडल, इसे पेश किया था चार्ल्स लिंडब्लूम ने। ये क्या है, ये जो पूरा का पूरा ये जो मॉडल है वो किसके विपरीत है, किसकी आलोचना में इसको लाया गया था तर्कसंगत मॉडल की आलोचना के रूप में। देखो दोस्तों, तर्कसंगत मॉडल ने क्या कहा कि सरकार को कम लागत लगाकर ज़्यादा लाभ कमाने वाली नीतियाँ बनानी चाहिए। बट यहाँ पर अभिवृद्धिशील मॉडल में यहाँ पे बताया गया कि हकीकत में ऐसा पूरी तरह पॉसिबल नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि कई सारी समस्याएं सरकार के सामने, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके सामने आती हैं। कई बार हमें सामाजिक मांगों को पूरा करना पड़ता है। मान लो सरकार का भले ही घाटा हो रहा हो किसी नीति को लागू करने में, लेकिन समाज उस नीति को लागू करने की मांग कर रहा है। लोग चाहते हैं कि सरकार हमारी सहायता करे। लोग आंदोलन कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, तो सरकार को ना चाहते हुए भी उसको उनकी पूर्ति के लिए नीतियाँ बनानी पड़ती है, भले ही सरकार की ज़्यादा लागत लग जाए। ठीक है, तो ज़मीनी स्तर पर ये होता है। इसके अलावा कई सारी दूसरी भी समस्याएं प्रशासन अधिकारियों और राजनीतिज्ञों के सामने आती हैं। कई बार पैसे कम होते हैं, पैसे से संबंधित बाधाएं, समय कम होता है, दूसरी कई सारी बाधाएं होती हैं नीतियों को बनाने से संबंधित। तो यहाँ पर इन सभी चीज़ों का यहाँ पर विस्तृत, यहाँ पर डिटेल में अभिवृद्धिशील मॉडल में इन सभी चीज़ों को बताया गया है। अभिवृद्धिशील मॉडल में यही कहा गया है कि एक तर्कसंगत निर्णय लेना है, बट कैसे लेना है एक सही डिसीजन, अपनी जो सीमाएं हैं, पैसे से संबंधित जो सीमाएं हैं उसको ध्यान में रखते हुए, या दूसरी जो लिमिटेशंस हैं उसको ध्यान में रखते हुए आप या जो भी प्रशासक वर्ग है वो एक डिसीजन, तर्कसंगत डिसीजन ले सकता है। ये अभिवृद्धिशील मॉडल में कहा गया। पहले जो तर्कसंगत रैशनल मॉडल था वो तो बस यही कहता था कि अच्छी नीति होनी चाहिए बस, बट कई सारी लिमिटेशंस होती हैं उनको ध्यान में रखना चाहिए। ये अभिवृद्धिशील मॉडल ने बताया। इसके अलावा है समूह मॉडल, ग्रुप मॉडल। इस मॉडल के अनुसार लोक नीति समूह संघर्ष का परिणाम है। समाज में अलग अलग समूह होते हैं जिनकी अलग अलग मांगें होती हैं और समूह की मांगों को पूरा करते हुए संतुलन बैठाते हुए लोक नीतियाँ बनाई जाती हैं। बहुत आसान शब्दों में आपको समझ में आया होगा। देखो दोस्तों, क्या होता है, ये मॉडल जो है वो कहता है कि हकीकत में आप देखोगे भी ऐसा होता है, समाज में कई सारे समूह होते हैं जो आपस में एक तरह से संघर्ष कर रहे होते हैं। कैसे? अलग अलग मांगों के द्वारा। जैसे कि किसानों का समूह है जो सरकार से मांग करता रहता है कि हमारी ये मांगें पूरी करो, हमारे लिए ये करो, हमें लोन प्रोवाइड करो, या सर जो किसान की जो लोन है उन्हें माफ़ करो, या हमें सस्ती दरों पर बीज वगैरह अच्छी क्वालिटी के उपलब्ध करवाओ। इस किसानों की मांग होती है। इसके अलावा दूसरे कई सारे हित समूह होते हैं, ग्रुप होते हैं लोगों के।
महिलाओं का अपना ग्रुप है जो सुरक्षा की मांग करता है। इसके अलावा दूसरे कई सारे ग्रुप हैं, कई गरीब ग्रुप लोग हैं, लोगों के समूह हैं जो मांग करते हैं कि उन्हें सस्ती दरों पर चीज़ें उपलब्ध हों, रहने के लिए मकान उपलब्ध हों, या कई सारे जो अलग-अलग ग्रुप्स होते हैं वो अलग-अलग तरह की मांगें प्रस्तुत करते हैं। कई सारे ग्रुप हैं जो जीएसटी को हटाने की मांग करते हैं कि सरकार जीएसटी की दरों को कम करे। और सरकार क्या करती है? वैसे मैं यहाँ पर भारत को इंक्लूड कर रहा हूँ, बट अभी हम बस समझ रहे हैं समूह मॉडल होता क्या है, ठीक है? भारत को अभी आप हटाओ साइड थोड़ा, ठीक है? अब समूह मॉडल क्या होता है? इसमें अलग-अलग समूहों के द्वारा मांग उठाई जाती हैं और उनकी मांग को पूरा करते हुए सरकार एक बैलेंस बनाने का काम करती है। तो लोक नीतियाँ क्यों बनाई जाती हैं? सभी ग्रुप को संतुष्ट करने के लिए। एक साथ सबके लिए लोक नीतियाँ नहीं बनाई जाती, थोड़ी-थोड़ी बनाई जाती। कभी इस समूह के लिए बना दी, कभी उस समूह के लिए लोक नीतियाँ बना दी, और सरकार इन सभी के लिए लोक नीतियाँ बनाती है और इन सभी को बैलेंस करने की कोशिश करती है। तो इस तरह कहा जाता है जो लोक नीति है वो समूह संघर्ष का परिणाम है। पब्लिक पॉलिसी इज अ रिजल्ट ऑफ ग्रुप स्ट्रगल। ठीक है, ये कौन कहता है? ये समूह मॉडल, ग्रुप मॉडल कहता है। इसके अलावा है व्यवस्था मॉडल, सिस्टम मॉडल। इसे डेविड ईस्टन ने विकसित किया था, ये विचारक हैं इसके। लोक नीति को एक राजनीतिक प्रणाली के रूप में माना जाता है। ये मॉडल क्या है? ये जो व्यवस्था मॉडल है वो कहता है कि लोक नीति एक राजनीतिक प्रणाली है। मतलब कि देखो, राजनीतिक प्रणाली का मतलब है कि लोक नीति में जो भी चीज़ें होती हैं वो राजनीति से जुड़ी होती हैं। जैसे कि वोट वगैरह वगैरह डालते हैं लोग सरकार को अपना समर्थन देते हैं वोट वगैरह डालकर, और सरकार बदले में कानून वगैरह बनाती हैं लोगों की प्रोटेक्शन के लिए, कई सारे नियम वगैरह बनाती हैं। लोग मांग करते हैं और फिर सरकार उनको पूरा करती है। तो ये क्या था? ये राजनीतिक प्रणाली थी। राजनीतिक प्रणाली में यही होता है, लोगों के द्वारा मांगें की जाती हैं, कई सारी मांगें होती हैं, वोट वगैरह डाले जाते हैं सरकार के समर्थन में, और सरकार भी कई सारे कानून बनाती है, नियम बनाती है, यानी टैक्स भी लेती है जनता से। तो ये पूरा का पूरा एक पॉलिटिकल सिस्टम था। तो व्यवस्था मॉडल क्या कहता है कि जो लोक नीति है वो एक तरह से राजनीतिक प्रणाली ही है, और फिर सरकार नीतियाँ भी बनाती है। तो ये सिस्टम मॉडल यही बातें मानता है। इसके बाद आता है खेल सिद्धांत। ये भी एक मॉडल है कि ये बताता है कि लोगों को अपने, या सरकार है जो भी संस्था है, उसको अपने निर्णय किस तरह से लेने चाहिए, ये इसके तरफ जोर करता है। देखो दोस्तों, खेल सिद्धांत ना कुछ तरीके बताता है कि ये जो मॉडल है, ये जो सिद्धांत है, ये इसको मॉडल में शामिल किया गया है। ये लोक नीति से संबंधित कुछ, कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जो अलग परिस्थितियां होती हैं, जैसे कि युद्ध छिड़ जाए किसी देश के साथ। तो ऐसी परिस्थिति में किस तरह की नीतियां बनाई जानी चाहिए, उसकी तरफ ये हमारा ध्यान आकर्षित करता है। तो इस तरह आप कह सकते हो जो खेल मॉडल है ये बताता है कि आपको किसी वॉर के समय, लड़ाई हो रहा है, युद्ध हो रही है, या शांति है, या न्यूक्लियर वेपन की बात हो रही है, यानी कि परमाणु बम वगैरह की बात हो रही है, कोई आपको अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति करनी है, डिप्लोमेसी करनी है, या जो यूएन है, यूनाइटेड नेशन, वहाँ पर आपको कोई बार्गेनिंग करनी है, वहाँ पर आपको अपना मत प्रस्तुत करना है, या कोई अलग पॉलिटिकल राजनीतिक सिचुएशन है। तो ऐसे अलग अलग सिचुएशन में आपको कैसे अपनी निर्णय लेने चाहिए, कैसे डिसीज़न आपको लेने चाहिए, उसके बारे में ये बताता है। ठीक है, शांति के समय मान लो पाकिस्तान चाइना के साथ अभी मान लो शांति है, मान लो अभी शांति है, तो भारत को अपनी नीति कैसे बनानी चाहिए, इसकी तरफ ध्यान दिलाता है ये। या फिर अब युद्ध छिड़ जाए तो युद्ध के समय कैसी नीतियाँ अपनानी चाहिए, या जो यूनाइटेड नेशन है, संयुक्त राष्ट्र, वहाँ पर अपना मत कैसे प्रस्तुत किया जाना चाहिए, वर्ल्ड में कैसे जो भी सिचुएशन बनी हुई है उसको ध्यान में रखकर किस तरह की अपनी नीतियाँ बनानी चाहिए, इन सभी बातों की ओर खेल सिद्धांत ध्यान आकर्षित करता है, बताता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हमने जितने भी मॉडल्स की बात करी इतने इनफ है, और यही मेनली मॉडल्स हैं। एक दो और हो सकते हैं जो कि आपके लिए इरेलीवेंट है, सही नहीं है। मेनली यही मॉडल आपके लिए बिल्कुल सही है, और मॉडल से कोई अलग से क्वेश्चन नहीं आएगा, किसी एक स्पेशली पर्टिकुलर मॉडल को लेकर क्वेश्चन नहीं आने वाला। तो यहाँ तक आपने जितना भी पढ़ा उतना आपके लिए काफ़ी इनफ है, और हमने सभी कुछ, लगभग सब कुछ लोक नीति से संबंधित सारी ही बातें हमने यहाँ पर पढ़ ली हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि सभी आपको सारी ही चीज़ समझ में आ गई होंगी। लोक नीति क्या है, विशेषताएं क्या हैं, महत्व क्या है, मॉडल्स क्या हैं, इन सभी को हमने काफ़ी डिटेल में पढ़ा। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आई है तो एक बार अगर आप वीडियो को दोबारा देखते हैं तो आप यकीन मानिए सारी बातें आपको दोबारा से क्लियर हो जाएंगे।
तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों सारी बातें आपको समझ में आ गई हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लाइक करना। थैंक यू।